मैं हूं चंद्रशेखर वर्मा। मैं अपना यूट्यूब चैनल CSV क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस MCQ क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 1 का पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर थे। अब इनके बारे में जान लेते हैं। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ठीक है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था और इसमें कुल सदस्य 7 सदस्य थे। किसमें? प्रारूप समिति में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की संविधान सभा का अस्थायी सभापति कौन थे? सभापति कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब लोग बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें भारतीय संविधान सभा के द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव थे। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडल एवं केंद्रीय मंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान के मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी निर्वाचित किया गया था। बाद में संविधान सभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्वाचन सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो कितनी समितियों का गठन किया गया था? आपका 17 समिति का गठन किया गया था। इसमें 2 तरह के समितियों का गठन किया गया था। एक था प्रक्रिया संबंधित समिति और दूसरा था विषय सभा द्वारा गठित समिति। तो विषय सभा द्वारा गठित समिति में ही आता है प्रारूप समिति आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे आपको? ये महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका कैसा है? ये अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें अंशतः लचीला और अंशतः कठोर क्यों कहा जाता है? तो इसमें जो ज़्यादा ऐसे प्रावधान हैं जो संसद के द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जाता है, जबकि कुछ प्रावधानों को ही संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य ये है कि उसका कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। मतलब
धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राज्य के धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ और राज्य के प्रत्येक धर्म को समान आदर करता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणतंत्र होता है क्या, कि गणतंत्र क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, कोई भी पद जो होता है वंशानुगत पद ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं गणतंत्र। गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसा राष्ट्र से है जिसका प्रमुख का पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचन किसके द्वारा, निर्वाचन के पर आधारित होता है। अर्थात भारत के प्रमुख राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आपका कितने सदस्य थे? तो आपका 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। हम लोग बात करते हैं 389 सदस्य कौन कौन से दल से थे, तो हम लोग बात कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 को भारत संविधान सभा का निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को पूछता है कितने प्रतिनिधियों पर कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता था, तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता था। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा करना था। इस चुनाव में कुल 389 सदस्य चुने गए थे। कितने चुने गए थे? 389 सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? बैबल योजना की असफलता होने का मुख्य कारण थे 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय काउंसिल के भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। जिन्ना ने मांग किया कि सम्मेलन मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित किया जाएगा, परंतु कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार वेवल योजना असफल रही और वेवल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो देखिए, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, मुस्लिम लीग शामिल था, साम्यवादी दल शामिल था, हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे। वे इसे कांग्रेस की सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी एक सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। हमारे देश का संविधान में नाम क्या है? ठीक ना, तो इसका क्या नाम है? भारत अर्थात इंडिया। ठीक ना, संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक ना, अनुच्छेद 1 में इसे संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे भारत के प्रथम कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गीत जन गण मन को भारत में राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गई? तो यह आपका 1950 में किया गया था। कितना में किया गया था? 1950 में किया गया था। इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछता है। राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो इन सब प्रश्नों के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक ना, जनगण मन को 24 जनवरी 1950 के भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया। इसका गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। राष्ट्रीय गान को गायन की अवधि 52 सेकेंड है। कितना है? 52 सेकेंड। लेकिन इसको अगर संक्षिप्त में गाया जाता है तो ये 20 सेकेंड में
पूरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाने में एक सामान्य रूप से कितना लगता है, तो 52 सेकंड, और संक्षिप्त रूप से अगर पूछेगा तो 20 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसके बारे में जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक ना, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड बेटन थे। इनका कार्यकाल 23 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था। इसके अतिरिक्त भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 के मध्य में रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? ये आपका किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना के। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना क्या था? तो ये क्या था? संविधान सभा का विद्घाटन सोमवार 19 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत की भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को संविधान के मार्गदर्शी सिद्धांत एवं दर्शन दिए। अतः 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। कितना कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और ये प्रस्ताव कब पारित किए थे? तो ये किए थे 13 दिसंबर 1946 को। कितना में पारित किए थे? 13 दिसंबर 1946 को ये पारित किए थे संविधान सभा के समक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। प्रस्ताव में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कितने में? 42वें संविधान 1976 में। 76 में जोड़ा गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के बारे में, धर्मनिरपेक्ष शब्द को। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है कौन? तो ये आपका संविधान की प्रस्तावना। कौन बताता है? संविधान की प्रस्तावना बताता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना के अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार 25 से जो 28 है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है, ठीक ना, में भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। परंतु संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो ये आपका बी नंबर है। बी विचार धर्म विश्वास अभिव्यक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास विचार धर्म विश्वास और अभिव्यक्ति। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये सब कहा गया है, ठीक ना, और जबकि आस्था और पूजा शब्द का प्रयोग प्रस्ताव में नहीं किया गया है। प्रस्तावना में पूजा और आस्था शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।